नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे केस की चर्चा करने जा रहे हैं भारतवर्ष के इतिहास में ये सबसे लंबे समय तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चला और इतने लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चला कि संभवतः बूढ़े जवान हो गए, वो बूढ़े मरकर दोबारा जन्म ले लिया, जवान बूढ़े हो गए और जो उस समय बच्चे पैदा नहीं हुए थे वो पिता बन गए। इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन केरला के एक नन मर्डर केस में चला था। मामला हम सब जानते ही हैं कि चर्चों के अंदर कितना कुछ गड़बड़ चलता है सारे संसार में, केवल भारत में नहीं, सारे संसार में चर्चों के अंदर कितना कुछ गड़बड़ चलता है। और वो नन्स के साथ, फादर और नन्स और सिस्टर, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, उनके बीच में सेक्सुअल इलिसाइट रिलेशन को लेकर बहुत कुछ सामने आता है। ऐसा ही एक मामला कोट्टयम केरला का आया, जिसमें आप मज़े की बात समझो कि केरला पुलिस ने लगातार बचाने की कोशिश की। 4 बार इन्वेस्टिगेशन लिखा गया, उसके बाद क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन लिखा गया, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लिखा गया और उसके बाद सीबीआई की केरला ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन लिखा गया। हाई कोर्ट पीछे पड़ गया इन्वेस्टिगेशन पूरा करवाने के लिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हुआ क्या कि एक लड़की कॉन्वेंट हम सब जानते ही हैं, वो प्लेस जिसको अगर संजीव दीक्षित जी की बात सब शब्दों में सुनेंगे तो वो राजीव दीक्षित जी ये कहा करते थे कि ये जो कॉन्वेंट है ये वो है जो अनाथालय चला करता था। अनाथालय को कॉन्वेंट कहते थे, राजा इसको चलाता था। अब इसमें एक बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना ये हो गई कि कॉन्वेंट में एक लड़की जिसकी आयु उस समय 20 वर्ष की थी, उसकी डेड बॉडी कॉन्वेंट के अंदर ही एक पानी से भरे हुए कुएं में मिली। प्राइमा फेसाई वो रात में शायद एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, नीचे उतरकर फ्रिज से उसने पानी निकाला। पानी की बोतल उसकी ज़मीन पर पाई, उसका एक स्लीपर फ्रिज के पास पाया गया, दूसरा स्लीपर कुएं के पास पाया गया। पानी की बोतल ज़मीन पर गिरी पड़ी पाई गई और फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। इतना सब कुछ दिखाई दिया। अब उस लड़की की जब तलाश शुरू हुई तो तलाश करते समय जाते जाते पहुंच गए कुएं के पास। कुएं में जब देखा गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वो डेड बॉडी निकाली गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में लड़की की मृत्यु डूबने की वजह से हुई। हालांकि उसको 2-3 चोटें, चेहरे पर चोटें हैं, उसके रिब्स में चोटें हैं और शरीर पर चोटें दिखाई दे रही हैं। वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको सुसाइड का केस बताया। फादर ने भी सुसाइड का केस बताकर, फादर कोट्टम हुआ करते थे, उन्होंने भी ये मतलब सब सुनियोजित तरीके से सुसाइड का केस बनाकर क्लोज कर दिया। लेकिन वहाँ जो सुपर मदर रहती हैं, मतलब कॉन्वेंट की जो ग्रेट मदर जिसको कहते हैं वो लोग, उन्होंने और उनके साथ और जो वहाँ फैकल्टी या नन्स थीं, ऐसे 28 या 29 लोग, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। केरल के चीफ मिनिस्टर को जब चिट्ठी लिखी गई तो मामला क्राइम ब्रांच भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच ने भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी फाइल क्लोज कर दी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने उस पर री इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को लिख दिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 बार कहा गया भाई फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी फाइल क्लोज कर दी एविडेंस के अभाव में। फिर हाई कोर्ट ने सीबीआई की लोकल ब्रांच को, यानी कि केरल की ब्रांच को लिख दिया और कहा कि भाई जो ये सरकमस्टांस दिखाई दे रहे हैं, इन सरकमस्टांसेस में लड़की आत्महत्या करी होगी, क्योंकि फ्रिज क्यों खुला छोड़ेगी, पानी की बोतल आधी ढक्कन उस पर रखा, आधी ज़मीन पर पड़ी, पानी ज़मीन पर पड़ा, उसका एक चप्पल वहाँ पर छूटी हुई है, एक चप्पल वहाँ पर छूटी हुई है और सामान थोड़ा अस्त व्यस्त है, उसके चोटें हैं। ऐसे आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या अगर वो करना चाहती तो सीधा कुएं में जाकर कूद जाती। क्यों? वो पानी की बोतल आधी इधर रखेगी, आधी इधर रखेगी, फ्रिज खोलेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो सरकमस्टांस घटना स्थल बता रहा है कि स्वयं में कि ये घटना है और ये हत्या की गई है। तो नन्स की भी जो उनकी वो है एप्लीकेशन, उसमें भी कहा गया कि भाई ये हत्या है और इसकी इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए।
इन्वेस्टिगेशन करते समय जो बात सामने आई वो बात उचित नहीं थी। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बात निकल कर आई उसमें साफ था कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन हाई कोर्ट मानने को तैयार नहीं था। हाई कोर्ट चूंकि मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मामला आगे बढ़ा और मामला आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। 3 डॉक्टरों, जिसने पोस्टमार्टम किया था उसके अलावा 3 डॉक्टरों की एक टीम ने जो बायोप्सी थी उसको दोबारा खंगाला और जो बॉडी पर साइन, फोटो, पिक्चर जो भी था उसको दोबारा खंगाला, तो उन्होंने कहा ये हत्या हो सकती है। अब इसमें जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ा तो जो नई बात निकल कर आई वो आई कि पड़ोस में, कॉन्वेंट के पड़ोस में एक किसी व्यक्ति ने ये बताया कि जिस दिन हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन डेड बॉडी मिली है उससे एक दिन पहले फादर कोट्टम कॉन्वेंट में गए थे। ये बात थोड़ी और आगे बढ़ी। आगे चलकर पता लगा कि सिस्टर सोफ़ी और फादर कोट्टम के इलिसाइट रिलेशन है। तो सिस्टर सोफ़ी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, उनकी वर्जिनिटी टेस्ट की गई क्योंकि वो भी उस समय कम आयु की थी, 20-22 साल की। वर्जिनिटी टेस्ट में ये पाया गया कि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं। उनका एक ब्रीस्ट टेस्ट हुआ, ब्रीस्ट टेस्ट में भी ये पाया गया कि वो जो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं होती हैं उनके ही ऐसा पाया जाता है। इसके आधार पर कोट्टम और सोफ़ी और उनके साथ एक और फादर, उनको भी अभियुक्त बनाया गया। और जब आगे किस्सा बढ़ा तो ये पुलिस ने जो सीबीआई ने चार्जशीट लगाई उसमें सीबीआई ने ये कहा और कोर्ट ने जो स्वीकार किया कि अचानक सिस्टर आभ्या जिनकी हत्या हुई है वो इनके बीच में 2 फादर और एक नन, ये दोनों इलिसाइट रिलेशन में थे और उस समय कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पर थे। अब वो तो आप देख ही रहे हैं आगे से पीछे से क्या, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पर थे। इस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पर सिस्टर आभ्या वहाँ पहुँच गई अचानक रात में और उन्होंने वहाँ देख लिया, कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला हुआ और उनकी डेड बॉडी को जाकर फेंक दिया गया कुएं में और मामला सब साफ कर दिया गया। ये बात जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट लगी तो चार्जशीट में कोर्ट ने ये सत्य पाया, यानी कि कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ। और सोफ़ी, मैं समझता हूँ कि ये जो एक लीगल वेबसाइट पर पड़े हुए हैं इनके नाम बदले हुए होंगे, मैं ये मानकर चलता हूँ। अगर नहीं भी बदले हुए होंगे तो सिस्टर एस और सिस्टर ए मान लेते हैं। तो सिस्टर ए की मृत्यु हो गई। सिस्टर यस ने इस मामले में केस में उनके खिलाफ चार्जशीट लग गई। उनकी विवाह हुए नहीं था लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव थी, इस बात को और इन सभी के सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को मिलाते हुए सजा हुई। हाई कोर्ट मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करते हुए उनकी सज़ा बाकी की माफ़ कर दी। सिस्टर एस दिल्ली हाई कोर्ट आई। भी ये मामला क्यों सामने आया कि सिस्टर एस दिल्ली हाई कोर्ट आई। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ये कंप्लेंट की कि सीबीआई के द्वारा जो उनकी वर्जिनिटी टेस्ट किया गया है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ये मामला उन्होंने 2009 में जिस समय ऐसा हुआ था उस समय फाइल कर दिया था। मामला चलते चलते एक सिंगल जज की बेंच में लगा और ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि किसी की भी वर्जिनिटी टेस्ट करना संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 के उल्लंघन होने की वजह से ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इनको रिलीफ देते हुए ये कहा कि चूंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है इसलिए इस मामले में आप चाहें तो स्टेट के खिलाफ कॉम्पनसेशन का केस डाल सकती हैं और आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन ये डिस्प्यूट नहीं हुआ कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी। वो सेक्सुअली एक्टिव थी, इस पर कोई डिस्प्यूट मुझे नहीं लगता है। लेकिन उनकी वर्जिनिटी टेस्ट हुई, इस वर्जिनिटी टेस्ट करने की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ऐसा नहीं किया जा सकता और जो पुलिस ने करवाया या सीबीआई ने करवाया है वो अवैधानिक है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया में
जो तथ्य सामने निकल कर आए, पूरा का पूरा कॉन्वेंट, उनकी ग्रेट मदर जो भी वहाँ की प्रिंसिपल होती हैं या जो भी सबसे बड़ी नन होती हैं, वो नन और बाकी ननों ने जिस हिसाब से सिस्टर ए की हत्या के मामले को उठाया और वो अड़ गई, और वो जो कॉन्वेंट के बगल में मिस्टर मैथ्यू रहते थे, उन्होंने जो ये बताया कि फादर और एक और दूसरे फादर, वो दोनों उस रात उसी में थे, उस हॉस्टल में ही थे जिस हॉस्टल में मर्डर हुआ। इसके अतिरिक्त बाकी एविडेंसेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर ये मामला खुला था। 28 साल लगभग इस पर इन्वेस्टिगेशन चला, 28 ईयर्स का इन्वेस्टिगेशन चला। 28 ईयर्स का उसके बाद 2009 में चार्जशीट फाइल हुई थी, और वो चार्जशीट चलते चलते अभी उसका डिस्पोजल हुआ है। हाई कोर्ट ने एविडेंसेस के अभाव में ये माना कि ये जितनी भी एविडेंसेस सीबीआई ने लगाए और जिसके आधार पर निचली अदालत ने उनको सजा दी है, वो इनसफिशिएंट हैं। ये नहीं कहा कि वो डिस्प्यूटेड हैं, ये नहीं कहा कि वो उनमें जान नहीं, ये नहीं कहा कि वो झूठे हैं, लेकिन ये इनसफिशिएंट हैं किसी को भी सजाए उम्र कैद डालने के लिए। तो सजाए उम्र कैद डाली गई 3 लोगों को, सिस्टर यस और फादर कोट्टम या जो भी उनका नाम है, और एक और फादर, ऐसे 3 लोगों को सजाए उम्र कैद डाली गई थी। मुझे लगता है कि जो नन्स के मामले रहते हैं, इनको दबाने के लिए बहुत बड़ी कुछ शक्तियाँ, क्योंकि सीबीआई ने 3 बार उस पर एफआईआर लगा दी, क्राइम ब्रांच ने एफआईआर लगा दी, जबकि हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वहाँ नन्स सेटिस्फाई नहीं हो रही। पिक्चर बता रही है खुद में कि भैया ये जो मामला है वो सुसाइड का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी सुसाइड की बार बार एफआईआर लगाई गई। ये सब कुछ बताता है कि किस स्तर पर अंदर गंदगी जो फैली हुई है, उस गंदगी को एक महिला, 2 पुरुष, वो भी नन और 2 फादर अपने आप को कहते हैं, वो 2 पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध रहते हैं, और फिर वो हत्या कर देते हैं, और मामले को पूरा रफा दफा करने की कोशिश मिशनरियों के द्वारा निश्चित रूप से की जा रही होगी इसमें। लेकिन हाई कोर्ट का सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा था, और महिलाएं जो वहाँ नन्स काम कर रही थी उनका सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा था। उसका परिणाम निकला कि न्याय मिला, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे डील करेगा ये तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।